नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते कि सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वो खबर है गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर। गेहूं एक्सपोर्ट पर जब से बैन लगाया गया है, उसके बाद से ही कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि पोर्ट पर और कई सारे बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर पे हो, या कांडला पोर्ट पे हो, या फिर मुंद्रा पोर्ट पर, वहां पर गेहूं के कंसाइनमेंट अटके पड़े हुए हैं। अब ऐसी खबर भी आ रही है कि कुछ ऐसे कंसाइनमेंट भी गेहूं के अटक गए हैं जिनको लेटर ऑफ क्रेडिट 13 मई से भी पहले जारी कर दिया गया था। उनका क्यों अटका है, इस मामले पर बात करते हैं। बिमल बेंगानी साहब है, गेहूं के एक्सपोर्टर्स हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या दिक्कत हो रही है? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या 13 मई का जो नोटिफिकेशन का जो तारीख थी कि 13 मई से पहले के एलसी जारी हो चुके, एक्सपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद भी क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये दिक्कत ये हो रही है कि इसमें जो आरसी इशू के लिए लिखे हैं, गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर दिया है कि 24 घंटे के अंदर में आरसी इशू हो जाएगी, और एक नया नोटिफिकेशन ये भी आया है कि कुछ फेक एलसी है, 12 तारीख और 13 तारीख की फेक एलसी है। तो इसमें आरसी जो इशू नहीं हो रहा है, करीबन ईस्टर्न इंडिया जो है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, और 1000 से बेसी एप्लीकेशन डीजीएफटी में पड़े हुए हैं पेंडिंग, और वो लोग डिफिशियंसी निकाल करके भेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से 3000 ट्रक खड़े हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर, और 10 रेक खड़ी है और 10 बार्ज खड़े हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट को कहीं दिक्कत है कि 12 तारीख 13 तारीख में दिक्कत है, तो 11 तारीख तक की एलसी की आरसी अगर निकल जाती है, 12 और 13 तारीख को स्क्रूटनी करके निकालें। लेकिन सर, सरकार से कुछ जवाब मिल रहा है? क्या कह रहे हैं सरकार? जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट तो आप डीजीएफटी से भी शिकायत कर सकते हैं इस मामले की। डीजीएफटी में जितना एप्लीकेशन हुआ है, सभी एप्लीकेशन को उन्होंने 24 आवर्स में रिप्लाई करने का जो नियम है, उस हिसाब से डिफिशियंसी निकाल देते हैं। वो क्या डिफिशियंसी है वो कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, सब में एक ही तरह का डिफिशियंसी दे रहे हैं। तो इसमें मेन है कि सरकार को इसमें ध्यान दे करके जो पुरानी एलसीआं हैं उसको एक्सपोर्ट कराएं, क्योंकि आज जो 3000 गाड़ियां, 10 रेक, 10 बाज ये खड़े हैं, उसमें छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर है, इसमें बहुत छोटे एक्सपोर्टर भी है जिसके पास सिर्फ 100 टन की या 200 टन की एलसी है। वो तो मैंने रोड पे आने जैसी हालत हो गई है उसकी। तो इसको सरकार को इमीडिएट इसके ऊपर ध्यान देके जो भी सरकार का निर्णय है वो मानेंगे। आज अगर गवर्नमेंट व्हीट एक्सपोर्ट बैन की है, हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। हम गवर्नमेंट के ने डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन जो 13 तारीख से पहले की एलसी है उसको अलाउ क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए क्यों अटके हुए हैं कंसाइनमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नोटिफिकेशन जारी किया कि 13 तारीख से पहले के जारी हो चुके एलसी को अगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलेगी। सर, लेकिन एक सवाल ये भी है, डीजीएफटी का एक नोटिफिकेशन आया था कि 13 एलसी के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स फाइल करके वो अपना माल भेजना चाह रहे। क्या ऐसी भी दिक्कतें हैं क्या ईस्ट इंडिया में? ऐसी मैं बताता हूँ। कुछ क्या होता है, ये फोर्ज एलसी नहीं होती है। एलसी में डेट 12 तारीख की होती है, और ट्रांसमिट जो है उसके नेक्स्ट डे, समझिए सेम डे नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे हुआ, तो उस हिसाब से ट्रांसमिट होती है। उसमें कोई फोर्ज बोल के नहीं है। आज से अगर आप 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने पहले की बोलेंगे, वो एलसी भी आपको दिखा सकते हैं कि एलसी 10 तारीख की है, ट्रांसमिट 12 तारीख को हुआ है। तो एलसी अगर 12 तारीख को खुली है, ट्रांसमिट अगर कोई भी कारण से अगर एलसी का नहीं हो सकता है, समझिए ऑफिस आवर ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो गवर्नमेंट आराम से स्क्रूटनी करे, उसमें क्या दिक्कत है? ओके, तो कहीं पे आप और शिकायत, सरकार के पास ये शिकायत आपकी पहुंच पा रही है आप लोगों की? नहीं सर, अभी देखिए शिकायत अभी कहीं भी नहीं पहुंच पा रही है। शिकायत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार के पास पहुंची नहीं है। ओके, चलिए, इसमें सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आज ये जो ट्रक का डिटेंशन हो रहा है या रेक का, आज रेलवे रेक खड़ी है, जो रेक 13 तारीख से है, 13 तारीख को कस्टम को हैंडओवर किया था, वो आज तक भी डिटेन है, जबकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि 13-14 को जो भी माल आया वो निकल जाएगा। इवन गवर्नमेंट ने 4-5 वेसल भी अलाउ किए हैं कांडला में, जो कंट्रैक्ट के भी हैं वो भी अलाउ किए हैं, क्योंकि हम लोग का ईस्टर्न का आवाज नहीं जा रहा है, इस बोल के दिक्कत है। और
और बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ ईस्टर्न इंडिया, मैंने स्पेशली वेस्ट बंगाल के ही एक्सपोर्टर हैं। और बहुत छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं बेचारे, 100, 200, 300 टन का एक्सपोर्ट करते हैं। ओके छोटी कैपिटल है, 50 लाख कैपिटल है, होल्ड हो गया बेचारा एकदम। ओके ओके तो इसमें सरकार को देखना जरूरी है और इमीडिएट देखना है। कहीं भी सरकार को संशय है, फर्ज एलसी है, फोर्ज एलसी है, ठीक है आप उसको होल्ड कर दीजिए, उसका स्क्रूटनी कीजिए, अगर सही है तो उसको दीजिए। लेकिन जो एलसी 11 मई और पहले की है, माने मार्च और अप्रैल की भी बहुत एलसी है जिसकी आरसी नहीं मिल पा रही है। ओके चलिए, तो सरकार को इसके तरफ माने इमीडिएट ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आज 13 तारीख से है, आज 25 तारीख तक 12 दिन सब आदमी स्टिल होल्ड है एकदम। कोई आदमी कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, ट्रांसपोर्टर अलग चिल्ला रहे हैं, मैंने सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ओके ओके तो ये सरकार तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि एक बार कोई भी आदमी अपॉइंट करे, उसको देखे, स्क्रूटनी करे, जो प्रॉपर एक्शन हो वो दिया जाए। हम लोग कहीं भी सरकार के उसके अगेंस्ट में नहीं है। 13 तारीख को एक्सपोर्ट बैन किया, अच्छा किया है। जो अपने इंडिया में पहले खाएंगे तब तो बाहर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आप 13 तारीख तक का अलाउ किए हो उसके लिए तो करना चाहिए। 13 तारीख की पहले की जो एलसी है, 13 तारीख के पहले के जो कंट्रैक्ट है, आज बताइए 1.8 मिलियन टन माल पोर्ट में पड़ा है। बताइए वो माल लावारिस हो रखा है, न तो हमारे इंडिया के काम आ रहा है न बाहर जा रहा है। ओके सर, अगर ऐसे में अगर नुकसान होता है तो भरपाई कौन करेगा? राइट, कोई नहीं करता। अच्छा, ट्रेडर आप देख ही रहे, ट्रेडर बेचारे मैंने बहुत परेशान है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वो ट्रेडर से सौदा कर ली और एक्सपोर्ट बंद हो गया, फोर्स मेजर बोल करके वो कैंसिल कर दिए सबके। कईयों ने तो केस भी फाइल किया है। तो इसमें सरकार का जब पहले टारगेट था कि 10 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप 10 मिलियन टन कीजिए, 4 मिलियन टन कीजिए, 5 मिलियन टन कीजिए, जितना इच्छा है उतना कीजिए। लेकिन जो सर्कुलर में लिखा है कि 13 तारीख के पहले का कंट्रैक्ट या 13 तारीख के पहले की एलसी, वो अगर अलाउ होती है तो उसको तो स्मूथ हो जाना चाहिए, जिससे कि जो एक्सपोर्टर का लॉस है वो बच पाए, एक्सपोर्टर की इज्जत बच पाए। आज इंटरनेशनली हम लोग की इज्जत है वो भी तो खराब हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सर आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार कुछ इस पर फैसला ले ताकि अटके हुए माल का कुछ उपाय हो सके। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और एक अहम खबर की जानकारी दी कि कितनी दिक्कतें एक्सपोर्टर्स के साथ हो रही है। ईस्ट इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं विमल बेंगानी जी, इनका कहना है कि 3000 ट्रक बंगाल के बॉर्डर पर है जिनके एलसी 13 मई से पहले भी जारी हो चुके हैं। ऐसे कंसाइनमेंट भी गेहूं के अटके हुए हैं। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं, उनसे परिचय करवा दूं। राजीव कपूर जी हैं, ट्रस्ट लाइन से हैं, बिटपुन मजुमदार है bmazumdar.com के, और अनुज गुप्ता हैं। और तीनों मेहमान आज आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला ही पहले शुरू कर लेते हैं। दविंदर लुधियाना से हमारे साथ हैं। क्रूड आज के लिए बाई करे या सेल, इनका पहला सवाल है। अनुज जी क्या करें? विष्णु जी गुड आफ्टरनून। देखिए क्रूड भी देखें तो 8600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम ब्रेंट की बात करें तो वहां पर भी 111 112 के लेवल देखने को मिले हैं। 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी इस सेक्टर में आती हुई दिख रही है। और लोअर लेवल पर अगर देखें तो जो सस्टेन है वो नहीं कर पा रहा है, जैसे कंटिन्यूस बाउंस हम देख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही लेना चाहिए। जल्दी ही हम यहाँ पे करीबन 8800 तक के लेवल देखेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। साथ में अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग लेनी है तो 8800 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि वहां पर भी अच्छा इनको एक अमाउंट अच्छा देखने को मिल सकता है। और अगर फ्यूचर में काम करना है तो 8800 के टारगेट के लिए खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अगले दर्शक है सुरजीत हैं दिल्ली से। जिंक इनके पास 5 लॉट है, 308 रुपए पे इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। बिटुपन जी क्या करें? जिंक में अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी प्रॉफिट टेकिंग लेना चाहिए। और जिस तरह से अभी पुल बैक आया है, अच्छा डिसेंट पुल बैक आया, अभी फिलहाल के लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड आने के लिए कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे एक बैरिश हरामी जैसा फॉर्मेशन हुआ है जिंक में, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा मार्केट गिर सकता है यहाँ पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सा तेजी है। और इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड आज 1-2 दिन के लिए जिंक में थोड़ा सा डाउन साइड रह सकता है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट को ले लीजिए। ओके, क्रूड पर आपका व्यू राजीव जी क्या होगा? अच्छी तेजी दिख रही है, करंट लेवल पे अब क्या करना चाहिए? $115 के ऊपर पहुंच चुका है ब्रेंट का भाव, यहाँ भी अच्छी तेजी MCX पर। करंट लेवल से क्या लग रहा है कच्चे तेल में आपको?
गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। मुझे लगता है कि कच्चा तेल एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 8700 के आसपास का स्तर है। आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है और काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस भी है इंडियन मार्केट में। बट हमें ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा भी करेक्शन रहेगा 50-60 पॉइंट का, तो एटलीस्ट 8700 के लिए तो ट्रेड बाय साइड में लेके चलना चाहिए 8580 के पास, 8520 के स्टॉप लॉस से। और अगर 8700 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि फिर बाजार एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट की स्थिति उत्पन्न करेगा और फिर बाजार जो है करीबन 8900 तक भी और ऊपर में जा सकता है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि बाजार में बाय करके चले रूट के लिए। ओके, बाई करने की सलाह राजीव जी दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक हैं पवन हैं। पवन का सवाल कॉटन केक को लेकर हमेशा रहता है कि कॉटन केक का रेंज क्या होगा, अपर साइड का रेंज क्या होगा। अनुज जी क्या लग रहा है, कॉटन केक का रेंज आप क्या देख रहे हैं? देखिए विश्वमोहन जी, आज हमने कॉटन में भी गिरावट आते हुए देखी है, वहीं कपास के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर रहा है। साथ में हम देखें तो कॉटन सीड ऑयल के अगेन 2800 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने 2 दिनों में एक बढ़त देखी थी मगर वो सस्टेन नहीं कर पाई और आज सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अब एक ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कॉटन सीड मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो तकरीबन 2800 के आसपास हमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 2740 का स्टॉप लॉस है, 2880 का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से एक रिकवरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, लोअर लेवल पे सस्टेन हो रहा है। कल भी हमने 2 दिन से बढ़ता हुआ देखा था, आज थोड़ी सी गिरावट आई है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोअर लेवल्स हैं तो लोअर लेवल पर हम जनरली डिमांड अच्छी आते हुए देखते हैं। तो 2700 2800 के आसपास हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में। ओके, चलिए अगले दर्शक भी पवन हिसार जी का ही एक और सवाल है, ग्वार सीड का भी दायरा जानना चाह रहे हैं। राजीव जी क्या लग रहा है, ग्वार सीड किस रेंज में रहेगा आगे? विश्वमोहन जी, ग्वार सीड जो है अभी तो फिलहाल अगर मैं बात करूं, बहुत छोटे दायरे की बात करूं तो 5850 नीचे में एक सपोर्ट लेवल है और 6150 एक ऊपर में रेसिस्टेंस का लेवल है। अगर बाजार 5850 के नीचे सस्टेन करता है तब बाजार एक 5700 तक का डिप दे सकता है, और अदरवाइज अगर 5150 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाजार 6350 6400 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात देख के बताऊं तो चार्ट की, तो ऐसा लगता है कि चांसेस जो है नीचे जाने के अभी 5700 के जाने के थोड़े ज्यादा लगते हैं पहले। ओके, चलिए तो ये व्यू है ग्वार सीड को लेकर। लेकिन अगले दर्शक महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड में आज किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए बिटूपन, क्या करे टेक्निकली, आपको कैसा लग रहा है गोल्ड, और अगर किसी को ट्रेड करना है शाम के लिए तो क्या सलाह देंगे? गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा आज डाउनसाइड मोमेंटम रहेगा, लेकिन मेजर स्लाइड नहीं है, तो थोड़ा पुल बैक में मेरे हिसाब से सेल बनेगा। 51,000 के आसपास, 51,050 ये सब के आसपास गोल्ड सेल कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि 50,800 टू 50,700 का आज का टारगेट रहेगा। 51,250 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो लग रहा है कि थोड़ा सा गोल्ड में आज करेक्टिव मूव है। सेम डॉलर का, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का पुल बैक है, तो डॉलर प्राइस कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर आने वाला है इंट्राडे। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ मुकुंद हैं दिल्ली से। मुकुंद का सवाल क्रूड को लेकर है। राजीव जी ये आपके फॉलोअर हैं, आप ही से जानना चाह रहे हैं कि राजीव जी से मुझे सवाल पूछना है कि क्रूड में आज क्या करें। मेरे विश्वमोहन जी पहले अपना व्यू शेयर किया है। अगर करंट भाव से करीबन 50-60 रुपए का एक डिप मिलता है, अराउंड 85-80 के आसपास बाजार आता है तो खरीदारी करके चले। 85-20 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो है 86-90 का रहेगा, और अगर बाजार क्रूड का 8700 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तब बाजार एक ब्रेकआउट की स्थिति बनेगी उसमें, और फिर मार्केट 8900 की तरफ जा सकता है। ओके, चलिए अब अगला सवाल अनिल भाई का है सूरत से। इनके 2 सवाल है। गोल्ड इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, बाई कर रखी है 51,150 पे, और चांदी 61,800 पे। दोनों बाइंग की पोजीशन है, करंट लेवल से बहुत दूर नहीं है, आसपास ही है। अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? अनुज जी, शायद अनुज जी के ऑडियो में कोई दिक्कत है। 51,150 पे बिटूपन इनकी गोल्ड बाइंग है और 61,800 की चांदी, क्या करें? पहली बात तो गोल्ड का है, गोल्ड का 50,700 का जो है इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या कोई अगर इनका पोजीशन शायद इंट्राडे के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए उनका अगर होल्डिंग करना है तो 50,700 के नीचे स्टॉप लॉस रहना पड़ेगा।
उसको होल्ड करने के लिए। और मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा तेजी है, और 51,200 300 गोइंग फॉरवर्ड अगर बनता है तो अभी आज नहीं लग रहा है, लेकिन तभी आपका एग्जिट बनेगा। सिल्वर में भी सेम सिनेरियो है कि सिल्वर में थोड़ा सा आज करेक्शन लग रहा है, मार्केट 61,000 के आसपास आ सकता है, 61,100 के आसपास बन सकता है। तो पुल बैक बन सकता है एक बार 61,750 800 के आसपास, मेरे हिसाब से वो लेवल के लिए आपका एग्जिट बनेगा। अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना है तो 62,250 के ऊपर से सिल्वर को जब सस्टेन करेगा तभी फर्दर तेजी है। फिलहाल के लिए सिल्वर थोड़ा अभी नॉन ट्रेडिंग फेज में है, और आज जितना पुल बैक आया उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा आज इंट्राडे थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिख सकता है। तो अगर आपको सिल्वर को पूरा लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो 60,200 के लिए आपका स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है, उसको होल्ड स्टॉप लॉस लाके आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। ओके, अगले दर्शक अनुज गुप्ता हैं झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे के लिए क्या करें जानना चाह रहे हैं। अनुज जी आप ही बता दीजिए, ये भी अनुज गुप्ता ही हैं। हाँ देखिए, गोल्ड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी थी, और अगर हम देखें तो 1840 1850 डॉलर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर को भी फॉलो करें तो सिल्वर भी यहाँ पे करीबन 21 डॉलर के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड कर रही है, तो एक लोअर लेवल से हमने रिकवरी आते हुए देखी है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डॉलर इंडेक्स जो करीबन 104 तक चला गया था, अब अगेन 101 के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। यूरो के अंदर भी हमने अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड यील्ड है जो पिछले हफ्ते बढ़ते हुए एक ट्रेंड में थी, वहां पर कुछ ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में एक बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा आगे की तरफ पुश हो सकता है, और ऊपर में 1880 से लेकर 1900 डॉलर तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि एमसीएक्स अगर बात करें तो ऊपर में 51,800 से लेकर 52,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स पे एक रिकवरी देखने को मिली है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुआ है, हमें लगता है कि एक जो रिकवरी है गोल्ड में यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। तो जिनको यहाँ पे खरीदारी करनी है, हमें लगता है एक बार खरीदारी कर सकते हैं। 700 से 800 रुपए की तेजी गोल्ड में यहाँ पर आ सकती है, तो वेरी शॉर्ट टर्म एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। ओके, चलिए अगले दर्शक महेश गुप्ता है बाराबंकी से। पिछले दिन भी इनका सवाल रह गया था। इनके पास मेंथा के 2 क्विंटल हैं, बोले कि 1300 का भाव क्या ऊपर दिख सकता है? राजीव जी लग रहा है मेंथा क्या 1300? विश्वमोहन जी अभी तो लगता नहीं है मुझे इसका 1300 का भाव। 1150 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है अभी तो। पहले तो पड़ाव 1150 का ये क्रॉस करे तभी हम बता पाएंगे 1300 जाएगा नहीं जाएगा। फिलहाल 1000 का मैं बता सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसके नीचे भी नहीं लगता है। मतलब 1000 और 1150 की एक रेंज दिखती है। अगर 1000 ब्रेक होता है तो फिर 945 तक भाव नीचे में फिसल सकते हैं। को लग रहा है अनुज जी कि 1300 का लेवल दिखेगा मेंथा पे जल्द? देखिए, मुझे लगता है कि 1200 तक के लेवल आपको आने वाले 2 या 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार जो हम बारिश देख रहे हैं या फिर जो हमने मौसम देखा था उसमें बहुत फास्ट तब्दीली देखने को मिली है। उसकी वजह से जो मेंथा के अंदर ऑयल कंटेंट है उसकी थोड़ी सी जो मात्रा है वो कम देखने को मिली है। हमने फिजिकल मंडी के अंदर भी जाके देखा है, तो वहाँ पे जो ऑयल कंटेंट है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर, तो वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करेगा। हालांकि अभी जो आवक है वो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई है आधी। हमें लगता है कि थोड़ी इस बार आवक का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक डिले हो सकता है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मेंथा में आने वाले दिनों में हम एक अच्छा सपोर्ट देख सकते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि इनिशियली 1150 से लेकर 1200 तक के लेवल आने वाले 2 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंथा ऑयल में रख सकते हैं, या फिर जिनके पास फिजिकल है वो उसको होल्ड कर सकते हैं। है राजस्थान से 180 केजी सिल्वर बाई है 62,050 के लेवल पे, और कॉपर भी है। पहले सिल्वर पे ले लेते हैं। सिल्वर पे राजीव जी क्या व्यू देंगे इनको? 180 केजी है इनके पास। देखिए विश्वमोहन जी, अभी आज इंट्राडे के लिए तो जैसा विटुपन ने बताया, मेरा भी मोरलेस सेम ही व्यू है। मुझे थोड़ा बुलियंस में प्रेशर दिख रहा है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि 60,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए आने वाले समय के लिए। और जैसे बाजार में हमने एक स्टीप फॉल देखा था 70,100 से, और जो फॉल था वो अरेस्ट हुआ करीबन 58,000 के आसपास। तो अगर इसकी करेक्टिव रैली भी पनपती है तो एक बार हो सकता है कि दाम अगर 60,000 के नीचे में ना ब्रेक करे तो 63,200 तक और ऊपर भी दाम ऊपर में उठ सकते हैं सिल्वर के। और जहां तक कॉपर की बात है, कॉपर में मुझे लगता है कि बाजार ने फिर से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, और हमें लगता है कि एक बार मार्केट 762 760 तक नीचे में फिसल सकता है।
ओके सर, राजीव जी एक और सवाल है इन्हीं का, ये सवाल भी आपसे ही पूछ रहे हैं। 4 लॉट कॉपर है इनके पास 776 का, 776 रुपये 50 पैसे का, क्या करना चाहिए कॉपर में? जी कॉपर में मैंने बताया कि कॉपर थोड़ा यहाँ से कमजोर लग रहा है मुझे। एक बार 762 763 तक आ सकता है, और अगर आज इंट्राडे में कोई रैली देखने को मिले अराउंड 772 तक की, तो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं ये। फिलहाल ऐसा लगता है कि कॉपर शायद नीचे में पहले 762 765 का भाव जल्दी दिखे। ओके, तो कोशिश करें अपने भाव के आसपास निकलने की कोशिश करें। चलिए अब अगले दर्शक हैं, गुगले हैं महाराष्ट्र से। क्रूड इन्होंने 2 लॉट खरीदा है 8605 पे। बिटपन क्या टारगेट दे रहे हैं इनको? पहले जो राजीव जी ने बताया था कि 8690 एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, और मुझे लग रहा है कि वो शायद रेजिस्टेंस टूट सकता है, क्योंकि जिस तरह से सेटअप बना हुआ है पूरे मार्केट में, सिर्फ क्रूड वाले थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है आज के लिए। सो अभी फिलहाल के लिए अगर उनका जो पोजीशन है काफी स्ट्रांग पोजीशन है, 8560 के नीचे उनका स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा 8690 8700 का। अगर ये टूट जाता है तो 8780 या 8800 भी पहुंच सकता है। तो पहले जो भी आपका लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए, और इंट्राडे का पोजीशन है तो 8560 के नीचे स्टॉप लॉस लाके इसको रखिए। माफ कीजिएगा, ये बाई कॉल है इनकी, 8620 पे खरीदारी की सलाह है, और जो टारगेट ये दे रहे हैं 8730 का है, तो ये बाइंग की सलाह बिटपन की तरफ से। बिटपन एक और सवाल एनजी पे इनका था, गुगले जी का 3 लॉट है 691 रुपए पे, क्या करें ये एनजी में? का जो आज का दिन का लो है वो एक सपोर्ट या बेस बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 692 के अभी ब्रेक होने वाला है, तो 700 to 705 का टारगेट आपका रह सकता है, तो वहां पे एटलीस्ट पार्शियल बुक कर ले। अगला सवाल सुनील दिल्ली का है, आज का गोल्ड का आउटलुक बता दीजिए इंट्राडे के लिए। अनुज जी। देखिए गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव का है। हमें लगता है कि गोल्ड में करीबन 50,900 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 50,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,400 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि अगर 50 जो रेट है वो करंट रेट से अगर 100 रुपये टूटते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 1860 1865 डॉलर तक के लेवल इंट्राडे में देखे जा सकते हैं, और एक शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि 1880 से लेकर 1900 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में भी आ सकते हैं, तो उसी की तरह आप ट्रेड बना सकते हैं। हमारी सजेशन बाई साइड में रहेगी। शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका, और बिटुपन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार। PSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ET नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स